नमस्ते सर जी। नमस्कार। भाइयों, आज हमारे साथ है मशहूर इतिहासकार, जिन्होंने इंदौर के जो मालवा के जो शासक रहे होलकर, जिन पर बहुत ज्यादा काम किया है, उनका इतिहास सामने लाए हैं। अभी पता भी नहीं होता लोगों को कि इतना महान इतिहास तो धनगरों का है, मालवा के होलकरों का है। भाई साहब इस चीज को सामने लाए, इसके लिए हम बार भाई साहब का आभार प्रकट करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। साथ में बैठे विकास पाल जी को भी और सभी श्रोता और देखने वालों को पहले से ही नमस्कार। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, आपके इतिहास से हमें पता चला कि जो कोटा का युद्ध होता है तो 300 अंग्रेजों की नाक काट दी जाती है। काश धनगरों का, मालवा के धनगरों का, होलकरों का कोई भी एक आध रजवाड़ा साथ दे देता। यहाँ तक कि जाटों ने साथ तो दिया, जाट जीते भी, लेकिन फिर भी डर करके पीछे हटे। अगर जाट जीतने के बाद में नहीं डरते तो भी कहानी कुछ और होती। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम ये बात करना चाहते हैं आज के धनगर कौन है, क्या है कि धनगर कौन, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग इतिहास रहा है और ज्यादातर जो चरवाहा समुदाय है वो धनगर से जुड़ा है। जैसे जैसे कई विद्वान जो सब कुछ जिक्र आते हैं, धनगर कौन है, धनगर धन का, धान्य का रक्षक है धनगर, ऐसे करके। तो हम यही कहेंगे, इस पे आप बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, धनगर को हम मुख्य रूप से दो दृष्टि से देखता हूं मैं अपने शोध के अनुसार। वैसे तो पूरे भारत के अंदर धनगर है। धनगर पशुधन से निकला एक शब्द, जैसे धन धान्य कहते हैं। और आदिकाल के अंदर या उसके बहुत बाद तक वस्तु मिलने का जो आज रुपया होता वो साधन होता था, और जिसके पास जितना पशुधन होता था वो धनाढ्य कहलाता था, और जिस पशुधन से धनगर सकते। लेकिन धनगर को मैंने कहा ना कि दो दृष्टि से देखता हूं मैं, दो भागों में मुख्य रूप से बांटता हूं उसको। एक धनगर जो भेड़ बकरियां पालता है, हाँ। इसको उत्तर भारत में गडरिया भी कहा जाता है। अच्छा। और यहाँ गडरिया की उपजाति के रूप में धनगर को देखा जाता है उत्तर भारत। एक धनगर जो गाय भैंस पालता है, जो ग्वाला और गवली कहलाता है। तो धनगर मुख्य रूप से दो भागों में मैं देखता हूँ, लेकिन पूरे भारत के अंदर धनगर निवास करता है। और एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा इतिहास में मिला है कि धनगर किसी भाषा का शब्द नहीं। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ इस सोच से। धनगर किसी भाषा का शब्द नहीं। धनगर एक प्राचीन काल की, जिसे कहते हैं कि जनजातीय समूह है। और पूरे भारत में, जैसे उत्तर भारत में जैसे कहते हैं आर्य शब्द आता है, तो आर्य संस्कृति को उत्तर भारत में पल्लवित किया धनगरों ने, और दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति को का महत्वपूर्ण योगदान धनगरों का रहा है। और धनगर, मैंने कहा कि ये कोई भाषा का शब्द नहीं। इसके बड़े बड़े जो विद्वान इतिहास कर रहे हैं, आजादी से पहले ही विदेशी सारे 50-50 हजार साल पहले की धनगरों की बस्तियों का उल्लेख मिलता है। और वो कहते हैं कि ये धनगर गुफाओं में रहते थे और पशुपालन करते थे, और अपने तीर कमान और भाले बल्लम तक बनाते थे। यानी कि पत्थर युग तक हमारा इतिहास पीछे चला जाता है, और वो धनगरों का उल्लेख वहां मिलता है। जैसे जैसे समाज तरक्की करता गया तो उनका भी उन्नति होती चली। और जहां तक धनगर है, जैसे उत्तर भारत में निवास करता है, उत्तर भारत में आज का आपका मध्य प्रदेश भी आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, आपका पंजाब हरियाणा, जो सारे इलाके उत्तर प्रदेश है, ये सब उत्तर भारत में आज की डेट में आते हैं। यहाँ भी धनगर पाया जाता है। मैंने कहा कि धनगर किसी भाषा का शब्द नहीं। जैसे बहुत से लोग कहेंगे भाई भाषा का क्यों नहीं, क्योंकि यही धनगर जब अपने कबीलों के साथ साउथ की तरफ जाता है, दक्षिण की तरफ, हजारों साल पहले, तो वहां क्षेत्रीय भाषा का शब्द आ जाता है। जिसे जैसे कन्नड़ भाषा में कुरी शब्द, कुरी का मतलब होता है, और कुरी को पालने वाला वही धनगर वहां क्षेत्रीय भाषा में कुरबा कहलाता है। और धनगर शब्द गौण हो जाता है। गौण का मतलब है नीचे आ जाता है। पूछोगे जब किसी के पास से तो बताएगा हाँ मैं धन।
ऐसे ही कोई कबीले को लेकर जब हिंदी भाषी बेल्ट के अंदर आता, उसमें आस्था उत्तर भारत हुआ, तो यहाँ पे गाडर पालने वाले यानी कि भेड़ बकरी पालने वाले जो लोग थे वो, और ये भी यही धंधा करते थे, तो गडरिया, गाडर से गडरिया शब्द ऊपर आ गया, जब उसके नीचे धनगर शब्द आ गया। और यहाँ जब पूछा जाता है जाति रूप में कि कौन से हो आप, तो वो बताता है मैं धनगर हूं। ये भाषाई शब्द है, बहुत गहरी बात है। जैसे भेड़ से गुजरात के अंदर भरवाड़ बना, गाडर से गडरिया बना, वही धनगर। साउथ में कुरबा में धनगर वो भेड़ पालने से कुरबा कहलाया। लेकिन मैंने कहा धनगर किसी भाषा का शब्द नहीं, जैसे गाडर से गडरिया, पुरी से कुरबा, भेड़ से भरवाड़ गुजरात का हुआ। तो भाई ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आया कि कितनी मराठी भाषा में क्या कहा जाता, तो मराठी भाषा में भी उसका शाब्दिक अर्थ होना चाहिए। तो मराठी भाषा के अंदर मराठी में धनगर नहीं है, वहां कहते हैं मेंढपालक, मेंढपाला समाज। हाँ, सत्य कहा आपने। है तो वहां तो फिर मेंढपाल जाति रहनी चाहिए। तो लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि धनगर वहां का मूल जनजातीय समाज है, करोड़ों वर्ष है, और वो किसी भाषा का शब्द है। तो ये जितने भी जो शब्द, तीन जो भाषाई शब्द है, वो व्यवसाय के आधार से और क्षेत्र के आधार से, यदि आप मूल में जाओगे तो धनगर मिलता है। हाँ, तो मैंने कहा कि ये धनगर जो मूल शब्द है, और वो क्षेत्रीय भाषाई शब्द, भाषाई शब्द क्या क्षेत्रीय हिसाब से वो परिभाषित होता चला गया, और इतने इसके उपजाति कह लो, कहीं वो जातीय रूप में पहचाने जाते हैं क्षेत्रीय भाषा के साथ। तो एक तो लोगों को समझना चाहिए कि धनगर एक व्यापक समाज है जो क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार परिभाषित होता चला गया, और उसने जातीय रूप अख्तियार कर लिए। जैसे यहाँ का गडरिया आ गया, साउथ का कुरबा आ गया, गुजरात का भरवाड़ हो गया, और भी छोटे छोटे शब्द रूप है, जैसे ज्वाला, गवली है, और भी हमारे देखने में आता है कि बहुत सारे ग्रुप, लगभग 17-18 ऐसे नाम है कि जो इस समाज के ही एक उपजाति रूप में आप मान सकते। तो धनगर का क्या है कि एक इतिहासकार हुआ है, उन्होंने लिखा है कि धनगर जो पहले जो प्रागैतिहासिक जो युग कहलाता, पत्थर युग, उसके बाद का, कि वो 400-400 मील तक अपने पशुओं को लेके चला जाता, और बाद में वो वापसी में 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने वापसी आता था। तो कई बार क्या होता था कि वो नहीं आता था, तो वो वहां के कल्चर में उसने हिंदी और कन्नड़ भी सीख ली। मैं नहीं कह रहा, इतिहास में कई जगह आया है कि वहां की भाषा और वहां की रस्म रिवाज सब सीख लिए। तो इसी प्रकार उत्तर भारत में धनगर आके यहाँ के लोकल जो रिवाज, रस्म रिवाज भी अख्तियार किए, कुछ बहुत पहले आया, वो 4-4 साल पहले की बात। तो ये कई इतिहासकारों ने इसको लिखा है। तो धनगर एक तो वो मूल है। अब धनगर जो समय और काल के अनुसार उनने कई राजवंशों का स्थापना करी, अनेक राजवंश हैं जो धनगरों ने करे, लेकिन क्या है कि आज के इतिहासकारों ने उनके पर कोई प्रकाश नहीं डाला, इतनी किताबों में उसे छुपा दिया। क्योंकि जो पशुपालन का पेशा है, भारत की ऐसी व्यवस्था है, आपने देखा वो जातीय व्यवस्था ऐसी है कि हर आदमी अपने को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में अपने पूर्वजों को नकार देता है। बहुत से देखा हमने, मराठों को